Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first regarding delaying in appointment of information commissioners. पहला जो है आपको information commissioners आपके non constitutional body जो है bodies का एक important part है chief information commissioner and information commissioners. So ये बहुत important है. हम right to information act RTI एक्ट जो है 2005 का, इसको भी हम समझेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट वन. प्लीज पे अटेंशन इन दिस. सेकेंड इज रिगार्डिंग प्रवासी भारतीय दिवस दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन ओडिशा एंड प्रवासी भारतीय दिवस एवरी ईयर वी सेलिब्रेट ऑन 9 जनवरी. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या किस डे को दिमाग करने के लिए हम ये सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में हमें समझना होगा. एंड लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज वी नारायणन. ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इसरो चीफ. ठीक है, इसरो चीफ के रूप में उनको अपॉइंट जो है वो किया गया. ठीक है, सो तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है. लेट अस बिगिन वन बाय वन. फर्स्ट इज रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो है they are, you know, for if somebody has some information to gather. Now information commissioners जो है उनका important बहुत रोल होता है, because कोई भी information को disseminate करने के लिए कोई भी अगर public news कोई important है तो उसके लिए chief information commissioners and certain information commissioners का गठन जो है वो किया गया है. These are non constitutional in nature. ठीक है, तो ये यहाँ पर डिले जो है, क्योंकि आपको पता है information होना, it's information is power. आपको अगर इन्फॉर्मेशन है किसी चीज़ के बारे में, यू कैन फिगर इट आउट योर सेल्फ. बट इफ़ यू डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन व्हाट आवर गवर्नमेंट इज डूइंग और व्हाट कैन वी डू, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं और हमारे लिए सरकार क्या कर रही है, तो फिर दैट इज़ द वेस्ट ऑफ एनर्जी, रिसोर्स एंड एवरीथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू पुट इन. सो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स जो है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे स्लैम्ड द क्रॉनिक डिले शोन बाय सेंटर एंड स्टेट्स इन अपॉइंटिंग इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स टू डिसाइड सिटीजन्स राइट अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. तो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिले जो है देखने को मिल रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स के लिए. तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्लैम किया है दोनों गवर्नमेंट्स को. The court asked, what is the use of creating the transparency in governance institution if there were no people to work for the law? Very straightforward question कि इसका ज़रूरत ही क्या है अगर कोई इंसान ही नहीं है, अगर कोई वर्कर ही नहीं है जो ये ट्रांसपेरेंसी लाने का जो है. थिंक ऑफ इट लाइक एन आयरनिक थिंग. इतना आयरनिक है कि मतलब आपने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए गवर्नमेंट में और वहाँ पर कोई वर्कर ही नहीं है. सो हाउ ओपेक इज़ द गवर्नमेंट, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा. A bench headed by Justice Surya Kant noted that the Central Information Commission had 8 vacant posts of information commissioners, while 23,000 appeals have been filed by citizens seeking information from various departments have been pending. So 23,000 अपील जो है ये पेंडिंग है और यहाँ पर वैकेंसी भी खाली है. So what government is trying to do is government is trying to avoid the information seeking right of the citizens. Several information commissions in the states have been defunct since 2020 and some have stopped accepting petitions under the Right to Information Act. So many of the information commissions have been defunct. कोई काम ही नहीं कर रहे, डिफंक्शनल है आफ्टर द कोविड इंसिडेंट. एंड बहुत ने तो एक्सेप्ट ही करना छोड़ दिया है पिटिशंस को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक लैंडमार्क एक्ट है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का. 2005 में इसको लाया गया था. राइट टू इन्फॉर्मेशन इज डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, यहाँ पर हमारे जितना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आता है. 19G है, 19(1)G है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ वी डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन ऑन हाउ अ गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन फंक्शन वी कैन नॉट एक्सप्रेस एनी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन ऑन इट. ठीक है, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, सो हमारे पास कोई एक्टिव डिसीजन मेकिंग का कुछ पावर ही नहीं रहेगा, जो कि हमें काइंड ऑफ एक पैरालाइज कर देता है. एज अ सिटीजन वी मस्ट नो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग एंड व्हाट वी एज अ सिटीजन्स वी शुड डू. ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट अगर हमें ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बनाने का मौका ही नहीं देती है, वी आर काइंड ऑफ पैरालाइज ही हो जाएंगे बिकॉज हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा. द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ right to information is to empower the citizens, promote transparency and accountability in the working of government. right to information होने से transparency बनेगा,
हमें पता चलेगा कि सरकार क्या कर रही है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी रहेगा, क्योंकि हम पिटिशन करेंगे, हम अपील करेंगे, तो वो उनको जवाब देना ही पड़ेगा। जवाबदेही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप जवाब दे रहे हैं, आप लोगों की क्वेरीज का जवाब दे रहे हैं, देन दैट मीन्स यू आर अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो कि ये राइट जो है हमें प्रोवाइड कराता है। लेकिन certainly we can see that this right have been is not functioning properly. The Central Information Commission CIC is an independent body established under the Right to Information Act of 2005. 2005 के इस एक्ट में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसको सेटअप किया गया है, जो कि प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को इन दी पब्लिक अथॉरिटी। ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं एंड अप टू 10 जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो पाते हैं। मतलब 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस अप टू 10, इट कैन बी 9, इट कैन बी 8, इट कैन बी 7, डिपेंडिंग अपॉन दी डिमांड। तो उस हिसाब से जो है अप टू 10 जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। उसमें आप समझिए 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की वैकेंसी जो है खाली पड़ी हुई है। मतलब सिर्फ 3 ही लोग, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड 2 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर वर्किंग। सो दिस इज़ वेरी a गैप विच कैन बी सीन, जो कि और यहाँ पर उनका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का काम क्या होता है कि वो जो है ग्रीवेंस रेड्यूसल करे, अपील्स सुने, ठीक है, इंश्योरिंग सिटीजन्स कैन एक्सेस एसेंशियल इंफॉर्मेशन। The Chief Information Commissioner and Information Commissioners are appointed by President of India based on recommendation of Selection Committee. Selection Committee के द्वारा recommendation दी जाती है to the President and President then appoints the Chief Information Commissioner. The committee is chaired by Prime Minister, includes the leader of opposition of Lok Sabha, Union Cabinet Minister nominated by Prime Minister. 3 लोगों का ये एक मतलब 3 लोगों का एक कमेटी होता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके अपोजिट में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और एक आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने ही इनको सिलेक्ट किया होता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे मेजॉरिटी के अनुसार जो है यहाँ पर डिसीजन जो है लिया जाता है। द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और until they reach the year of 65 और whichever comes first। अगर पहले 65 के हो जाते हैं then they must retire, और 3 साल का उनका काम हो जाता है तो they must retire। दोनों में से कोई एक जो है क्राइटेरिया पूरा होने से you can retire। They are not eligible for reappointment after completing their term। They are very important। ओके, कुछ सर्विसेज होती है जिसमें reappointment प्रोसीजर हो सकता है, किसी में नहीं होता है, तो इसमें जो है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। देयर सैलरी अलाउंसेस एंड अदर सर्विसेज आर सर्विस कंडीशंस आर सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके जो है यहाँ पर सर्विस कंडीशंस और बाकी जितने एसेंशियल है, सैलरी है, अलाउंसेस है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। बट ये कैनॉट बी दे कैनॉट बी अल्टर्ड टू देयर डिसएडवांटेज। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप जो है उनके लिए एक डिसएडवांटेज क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट करे तो आप कोई भी डिसएडवांटेज जो है यहाँ पर नहीं क्रिएट कर सकते। लाइक आप उनकी सैलरी कम दे रहे हैं, या फिर यू आर नॉट गिविंग देम सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस जो है आप नहीं दे रहे, उनके पोजीशन का कोई सिक्योरिटी आप नहीं दे रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एडवांटेजेस टू फॉर देम, इट शुड बी वेल आर्टिकुलेटेड एंड इट शुड नॉट प्ले एज ए डिसएडवांटेज फॉर देम। ठीक है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का रिमूवल कैसे होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट हैज़ द अथॉरिटी टू रिमूव द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और एनी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स अंडर द स्पेसिफिक कंडीशंस। कौन कौन से कंडीशंस है जिसमें प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है, नॉट चीफ प्राइम मिनिस्टर, नॉट योर गवर्नर, किसी के पास ये पावर नहीं है। इट्स द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ना ही ये आपको ये सब चीज़ें याद रखनी होती है, ये वाली चीज़ें मुझे पता है कि अगर मैं भूलूंगी कि कौन अपॉइंट कर रहा है, कौन रिमूव कर रहा है, तो आपको वो चीज़ याद रखना है। इफ़ द इंडिविजुअल इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अगर उनके पास बहुत सारे लोन्स हैं और वो लोन चुकता नहीं कर पा रहे, इफ़ कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, अगर मॉरली वो इनकरेक्ट है as deemed by president, if the individual engages in paid employment outside their duties of the office। ये 3 जो है क्राइटेरिया है। अगर आप इंसॉल्वेंट है, दूसरा क्या है, आपका जो मॉरल कंपास है इट इज़ नॉट करेक्ट, अगर आपने कहीं और काम किया है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट अगर आपने ली है, देन यू आर कंसिडर्ड unfit for the post and you can be removed. If in president's opinion they are unfit to continue due to mental or physical infirmity, अगर physically and mentally you are not correct, then you might be discharged. If they acquire financial or other interest that negatively affects their official duties, अगर आपने कोई दूसरा इंटरेस्ट ले लिया है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, गवर्नमेंट का ही कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट में आपका ज़्यादा ध्यान रहा है, तो और आप अपना ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभा रहे, और
अगर आपने प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी दिखाया, इन सच केसेस प्रेसिडेंट मस्ट रिफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एन इंक्वायरी। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंक्वायरी की कमेटी बिठाएगी, इंक्वायरी करेंगे। इफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कंफर्म्स द कॉज ऑफ रिमूवल एंड एडवाइसेस द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द कंसर्न्ड इंडिविजुअल। तो ये कोई भी यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 6-7 जो है कंडीशन है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन में मिट कर जाते हैं, लेट्स से मतलब उन्होंने जो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जो है, ऐसे इंक्वायरी कमेटी ने जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया, उनको लगा कि यस दे आर इट इज़ वेरी रॉन्ग दैट व्हाट दे हैव डन, तो उसको क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, एक इंक्वायरी की कमेटी बना के उस पर वो बोल सकते हैं कि यस अगर उन्होंने गलत किया है तो ये जो इंक्वायरी का जो भी रिपोर्ट रहेगा वो प्रेसिडेंट को भेजेंगे एंड देन प्रेसिडेंट कैन मतलब उनको जो है प्रेसिडेंट कैन रिमूव दैम। ठीक है, सो ये प्रोसीजर है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने का। ठीक है, सो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी हमें जानना होगा। प्रवासी भारतीय दिवस एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इट ऑन द 9th of January. Over 3,000 delegates from 70 countries have arrived in Odisha. ओडिशा में आए हैं 18 प्रवासी दिवस सेलिब्रेट करने से पहले, और ये क्या है जो है 9 तारीख को जो है हर साल हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ऑलमोस्ट इट इज़ अ 3-day इवेंट, तो 8th, 9th और 10th 3 दिन का जो है ये लगातार प्रोग्राम जो है चलता है। ठीक है, और इनका जो थीम है, थीम देख लीजिए, डायस्पोराज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। वेरी इंपॉर्टेंट, डायस्पोरा जो हमारा इंडियन डायस्पोरा इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एवरी कंट्री हैज़ एन इंडियन डायस्पोरा, सो इंडियाज डायस्पोरा फॉर द विकसित भारत। द बिगेस्ट रेमिटेंस ऑनर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इज इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है रेमिटेंस इंडिया को मिलता है। सो इंडियन डायस्पोरा एज अ सॉफ्ट पावर हैज़ अ इमेंस पावर। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज तो दे कीप इन माइंड द इंडियन पॉपुलेशन एंड दे मेक सम रूल्स। सो इंडियन इन्फ्लुएंस, सॉफ्टर इन्फ्लुएंस इज वेरी मच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एंड मेनी कंट्रीज हैव इंडियन पीपल ऑन देयर इंडियन ऑरिजिन पीपल जो है उनके उसमें रहते हैं। ठीक है, उनके जो भी मिनिस्ट्री है उसमें बहुत सारी जगहों पर, बीट यूएस ऑल्सो, बीट कैनेडा ऑल्सो, एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, बहुत सारी बड़ी कंट्रियों में भी यहाँ पर बहुत सारे बड़े पोस्ट जो है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लेते हैं। इसीलिए हमारे जो इंडियन डायस्पोरा है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, President of Republic of Trinidad and Tobago, will be the chief guest of 18th प्रवासी भारतीय दिवस and she would be virtually addressing the convention. तो President of Trinidad and Tobago would be the chief guest of 18th प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, क्रिस्टीन कार्ला कैंगलू। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है हम हमारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो है उनके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी 9 फॉर देयर अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन इन द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यही दिन क्यों है, यही दिन जो है ये दिन क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज 1915 में 9th of January को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया की तरफ आए थे। तो बिकॉज ही वॉज अ बैरिस्टर ही केम बैक एंड ही केम बैक, सो उस दिन को रिमार्क करने के लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये सेलिब्रेट करते हैं। ये फ्लैगशिप इवेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। द डे ऑल्सो कोमेमोरेट्स रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी, द ग्रेटेस्ट प्रवासी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन 1915 who led the Indian freedom struggle and changed the life of Indian forever. It was first celebrated in 2003. 2003 को में ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। एनुअल इवेंट जो है, पहले ही एनुअल इवेंट होता था, पर 2015 से इसको once in 2 years में सेलिब्रेट हम करते हैं। ठीक है, सो प्रवासी भारतीय दिवस जो है सेलिब्रेट हो रहा है। इट हैज़ बिकम ए प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट द इंडियन डायस्पोरा विद देयर रूट्स टू एंड इनकरेज देयर कंटिन्यूस एंगेजमेंट विद इंडियाज प्रोग्रेस। तो बिकॉज दे आर कंटिन्यूस इन द इंटरनेशनल फोरम, उनका जो एफर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है, तो उनको रिमेंबर करने के लिए, उनके अचीवमेंट्स को रिमेंबर करने के लिए हम ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है वी सेलिब्रेट दिस डे। ठीक है, इट इज़ हेल्ड इन डिफरेंट सिटीज़ टू शोकेस द डाइवर्सिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। इस साल इसको ओडिशा में जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। एन अवार्ड कॉल्ड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इज गिवन टू द as a part of Pravasi Bharatiya program according to official website. It is the highest honor conferred on a non-resident Indian person of Indian origin or an organization or
एस्टेब्लिश्ड और रन बाय देम। तो ये जो अवार्ड है, हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है इंडिया के किसी भी एनआरआई को या पीआईओ को, अगर उनको ये दिया जा सकता है, ठीक है। अगर उन्होंने, उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है या फिर उनका खुद का कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं जिनको ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। The award is to commemorate the contribution of the Indian diaspora to create a better understanding of India abroad, support India's causes for the work and welfare of the local Indian community. For example, let me give you an example. बहुत फूड के लेके तो हम सबको ये रहता है कि मतलब इंडियन फूड को हम पुश करते हैं, इंडियन कल्चर जो है वो पुश होता है। लेकिन अगर एक बहुत ही छोटा सा अगर हम एग्जांपल दूँ, जैसे कि मसाला, ठीक है, मसाला जो है, लेट्स से समबडी हैज़ लिव्ड इन अ कंट्री, एक अब्रॉड की कंट्री में, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया में ही, तो ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई फैमिली जाके रह रही है और वो अगर अपने मसालों का बिकॉज achar masale, it's very much consumed in other parts of the country, in the world. So if they start a masala ka business, now what is happening is people would consume the Indian masalas, the taste of India, right? Like they would consume let's say haldi hai, या फिर कश्मीरी लाल मिर्च है, या फिर एनी टाइप ऑफ गरम मसाला है या जीरे का पाउडर है। तो ये सब क्या है? दिस इज कॉन्डिमेंट्स। ये कॉन्डिमेंट्स जो है इट मेक्स द फूड ऑफ इंडियन कल्चर, राइट। इंडियन कल्चर के जितने भी फूड है, चाहे वो दाल हो, चाहे वो कोई साग हो, हर किसी भी हर स्वाद में, हर किसी खाने में मसाला जो है वो पड़ता है। इवन दो इट इज़ 1 2 3 मसालाज ओनली, और बीट 5 6 7 कॉन्डिमेंट्स, मसाला पड़ता है। सो मसाला, अगर एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि मसाले को भी अगर आप अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं इन अदर कंट्री, देन पीपल गेट टू नो कि यस इंडियन जो है मसाला स्मेल लाइक दिस। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि आप इंडियन जो कल्चर है, क्विजीन है, डाइवर्सिटी है, उसको आप स्प्रेड करें। सेकेंड हो सकता है, एक और एग्जांपल अगर आपको दे, फॉर लाइक मेनी पीपल व्हाट दे डू इज दे सेल अगरबत्तीज, इंडियन अगरबत्तीज, इंडियन में जो धूप होता है जिसको हम कहते हैं, तो वो धूप को वो बेचते हैं, अगरबत्तियों को वो बेचते हैं। सो पीपल नाउ रूम फ्रेशनर के लिए मेनी पीपल यूज अगरबत्ती नाउ डेज। सो दिस कैन बी इंसेंस स्टिक जिनको हम कहते हैं। सो दिस इज द वे कि अगर कोई ऐसे अपना जो डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करे, नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो है सॉफ्ट तरीके से ही सही पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन कल्चर। व्हाई नॉट? इफ यूरोपियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर इज इन्फ्लुएंसिंग इंडिया, व्हाई नॉट इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो ये मतलब इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड कि अदर पीपल आर ऑल्सो कंज्यूमिंग व्हाट वी कंज्यूम, राइट? सो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एवरीवन. As many as 27 individual and organization will be honored this year from countries like US, Fiji. ये सारी countries देखिए, US में, फिजी में, गुयाना में, मॉरिशियस में बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, ठीक है। मोल्डोवा, म्यांमार, रशिया, सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया से तो सबसे ज़्यादा रिमिटेंस में इंडिया को आता है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द प्रवासी भारतीय सम्मान दिवस ड्यूरिंग द वैलिडेक्टरी सेशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्वेंशन। तो यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल गिव दी ऑन अवार्ड, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारे जो प्रवासियाँ हैं जो दूसरे देश में जाके रहते हैं वो हमारा इंडियन कल्चर को और ज़्यादा पुश करें, ठीक है। सो लास्ट न्यूज़ में आ जाते हैं। लास्ट न्यूज़ इज वी नारायणन स्पेस क्राफ्ट एंड रॉकेट प्रोपल्शन एक्सपर्ट अपॉइंटेड एज इसरो चेयरमैन। तो एस सोमनाथ जी जो है ही इज़ गोइंग टू रिटायर। सो उनके बाद जो है वी नारायणन जी जो है ही वुड बी द नेक्स्ट इसरो चीफ, ठीक है। वी नारायणन हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ स्पेस सेक्रेटरी। He is now the new space secretary, Dr. Narayanan, who is currently the director of Liquid Propulsion System Center. ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। Liquid Propulsion System क्या है इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। Will be the new ISRO के chairman and he will take over S सोमनाथ जनवरी 14 को जो है he would retire S सोमनाथ जी and V नारायणन, श्री वी नारायणन will be the next इसरो के चीफ। डॉक्टर नारायणन हु इज अ रॉकेट एंड स्पेसक्राफ्ट propulsion expert joined ISRO in 1984 and functioned the various capacities of before becoming the director of LPSC. LPSC is Liquid Propulsion
लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर, ठीक है, LPSC. During the initial phase of his career, he worked in the solid propulsion areas. There are 3 types of propulsions. एक रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए, एक रॉकेट को थ्रस्ट क्रिएट करने के लिए there are 3 types of systems, ठीक है. पहला है सॉलिड प्रोपल्शन, जिसमें आप यू कैन यूज लाइक कार्बन यू कैन यूज, ठीक है. तो कार्बन यूज करते हैं तो कार्बन जब जलता है तो वो क्योंकि कंबशन का प्रेशर इतना ज़्यादा हीट में होता है कि उसकी वजह से थ्रस्ट जो है वो जनरेट हो जाता है. सेकेंड टाइप इज, क्यों हम फर्स्ट से सेकेंड में गए, बिकॉज कार्बन इट इज़ हैवियर, ठीक है, और हमें चाहिए होता है कि जितना लाइट एयरक्राफ्ट हो उतना ज़्यादा ऊपर उठेगा. तो बिकॉज इट इज़ हैवी देन वी मूव टू लिक्विड प्रोपल्शन. लिक्विड में हम किसी टाइप के लिक्विड जो है लिक्विड को यूज़ करके प्रोपल्शन क्रिएट करते हैं एंड देन इट मूव्स. तो लिक्विड प्रोपल्शन में डॉक्टर वी नारायणन थे. एंड देन देर इज क्रायोजेनिक, जिसमें बहुत कम टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर में हम थ्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर सॉलिड प्रोपल्शन एरिया में पहले इनिशियल फेज में ही वाज वर्किंग इन सॉलिड प्रोपल्शन, पर उसके बाद जिसमें ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में जो है ये यूज़ किया करते थे. बाद में अब जो है उनके बाद उन्होंने अपना करियर को आगे बढ़ाते हुए देन ही मूव टू दी लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर, ठीक है. ही विल टेक ओवर फ्रॉम मिस्टर सोमनाथ हु ओवरसो लैंडमार्क मिशन सच एज चंद्रयान 3, आदित्य L1 मिशन जो है एंड डेवलपमेंटल जो है फर्स्ट फ्लाइट ऑफ डेवलपमेंटल मिशन, डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ गगनयान मिशन. तो एस सोमनाथ जी तो वी ऑल नो कि चंद्रयान 3 में भी उनका कंट्रीब्यूशन, आदित्य L1 में भी, एंड देन गगनयान का जो पहला जो मिशन था डेवलपमेंटल फ्लाइट उसमें भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमें पता है. लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम क्या होता है, देखिए लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम होता है, रॉकेट का इंजन होता है, वो लिक्विड फ्यूल को यूज़ करता है, लिक्विड फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को यूज़ करता है जो थ्रस्ट और प्रोपल्शन क्रिएट करता है, जिसके कारण आपका जो है रॉकेट जो है वो फॉरवर्ड मूव करने लगता है. लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम जो है ये फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को स्टोर करता है अपने टैंक्स में. उसके बाद क्या होता है कि कंबशन चेंबर के बाहर होता है, ठीक है. उसके बाद क्या है, पंप्स देन ट्रांसफर द फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर फ्रॉम द टैंक टू द इंजन. जो पंप्स है वो क्या करते हैं, टैंक से जो भी लिक्विड है उसको इंजन की तरफ धकेलते हैं. द फ्यूल इज इजेक्टेड फ्रॉम द बैक of the rocket at a high speed which creates an equal and opposite force that propels the rocket forward, ठीक है. तो ये पीछे से जो है इतना तेज से आक्रमण होता है या फिर इतना तेज से वो आगे बढ़ते हैं जिसके कारण रॉकेट जो है वो फॉरवर्ड मूव करने लगता है. ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजर का यूज हो रहा है तो कंबशन का प्रोसेस भी जरूर हो रहा होगा, जिसके कारण इतना एनर्जी जनरेट होता है कि रॉकेट जो है वो आगे मूव करने लगता है, ठीक है. सो दिस इज हाउ द लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम वर्क्स. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें लिक्विड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ठीक है. सो यहाँ तक जो है ये यहाँ पर जो है आपका लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. ऑलराइट, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.